प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब इंडिया जो है वो एक नया देश के रूप में उभर कर आ चुका था और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। बट क्या यही सब कुछ था? क्या इंडिया का मेन मकसद सिर्फ आज़ादी पाना था? तो आज़ादी मिलने के साथ साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसके आगे सब कुछ शुरू होता है। अब इंडिया को आज़ादी तो मिल गई थी, बट अब हमारा एम था कि हम एज अ नेशन उभर कर आए। हम अपने देश में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनकी जो सिचुएशन है उसको बेटर करें, उनको बढ़ावा दें, अपलिफ्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे। बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, और एग्रीकल्चर जो है वो बारिश पे डिपेंड करता है कि खेती तभी अच्छी होगी अगर बारिश अच्छी हुई। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत आ जाएगी, अगर बारिश कम हुई तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी ही नहीं है। तो हमारी जो उस टाइम पे इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, मतलब कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। और इसी वजह से क्या था कि हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा जो है अच्छी कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बारिश पे डिपेंड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न उन्हें नहीं मिलते थे। और वैसे भी हम ब्रिटिशर्स के अंदर थे, तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे लोगों के बारे में थोड़ी ब्रिटिशर्स सोचते थे। वो तो सिर्फ अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में सोचते थे। हमारे लोगों को तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स दे रहे थे। तो इसी वजह से अब ज़रूरत थी कि हमारे लोगों की जो कंडीशन है उसे बेटर किया जाए। तो अब डेवलपमेंट कैसे होगी? किस तरीके से हमारा जो नया देश बना उसकी डेवलपमेंट को किस तरीके से प्लान किया गया, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेक्शन। Lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of the new nation. अब हमारा जो नया देश बना उसके क्या क्या मेन एम थे? आज़ादी तो हमने पा ली, बट अब हमारा मेन एम क्या था कि हमें अपने देश के लोगों को पॉवर्टी से, गरीबी से निकालना है, उनकी सिचुएशन अच्छी करनी है। बिल्डिंग मॉडर्न एंड टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस, मतलब कि हमारा देश, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी हमारे देश में। हमारा देश तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करता था। बट अब क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना है, अपने लोगों को और बेटर कंडीशन में लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो दुनिया जिस राह पे चल रही है हम भी उसी पे चलें। अगर पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी आ रही है तो ज़रूरत थी कि हमें अपने देश में भी ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वो लाना होगा। राइट? तो उसके लिए क्या हुआ कि अब हमें क्या करना था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो लानी थी, इंडस्ट्रियल बेस अपने देश में बनाना था कि नई नई इंडस्ट्रीज को हम सेटअप करें, बिजनेसेस को अट्रैक्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो व्यापार करें। अगर बिजनेस नहीं होंगे तो हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। राइट? In 1915, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. तो अब ये सब चीजें कौन करेगा, कौन प्लान करेगा कि हमारा देश किस तरीके से डेवलप करेगा, क्या क्या चीजें हमारे देश में होंगी। तो इन सभी चीजों को डिसाइड करने के लिए, सब कुछ प्लान करने के लिए हमारे देश की डेवलपमेंट को किसको सेटअप किया गया? प्लानिंग कमीशन को गवर्नमेंट ने सेटअप किया। ठीक है? और ये जो प्लानिंग कमीशन थी इसका एम क्या था कि ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाएगी कि ठीक है, इंडिया जो है इस राह पे चलेगा, ये पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा, यहाँ यहाँ काम करेगा, यहाँ यहाँ नहीं करेगा। इस तरीके से पूरा जो प्लानिंग है वो काम था प्लानिंग कमीशन का। ठीक है? देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। अब हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश तो एकदम से नया देश बना था, सब कुछ नया, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हमारा देश किस तरीके से, कैसे कानून रहेंगे, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस वो सब रहेंगे। तो वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड हुआ। ठीक है? तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकली हमारे देश में किस तरीके से सेटअप हुआ। अब इकोनॉमिकली बात करें तो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, दैट यू विल रीड इन योर हायर क्लासेस। डिटेल में आप पढ़ोगे, जो आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स लोगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि इकोनॉमी होती, अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। तो मेन ना 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे देश ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है? मिक्स्ड इकोनॉमी का। सो लेट मी टेल यू अबाउट अदर 2 इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, कि एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, किस तरीके के होंगे, और किस कंज्यूमर के लिए होंगे, इन सब के बारे में कौन डिसाइड करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो डिसाइड करती है मार्केट। मतलब कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं
वही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी होने वाली है, किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस होंगे। इसे हम इस तरीके से कहते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो अपने आप सब कुछ रेगुलेट कर लेती हैं। वहीं दूसरी बात करें अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो जहाँ पे भी आपको ये सोशल वर्ड दिखाई दे जाए ना, वहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एज अ सोसाइटी के बारे में सोचती है कि सोसाइटी का हमें भला करना है। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, तो आप ये सोशल वर्ड याद रखो कि जहाँ पे ऐसे सोशल इकोनॉमी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ लेन देन है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती है कि किस तरीके से कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं उनको बढ़ावा देना है, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, किन कंज्यूमर्स के लिए बनेंगे, किस तरीके के लोगों के लिए बनेंगे। इस तरीके के डिसीजंस को कौन आंसर करता है, कौन लेता है, वो लेती है गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी में। बट वहीं हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो इसका नाम ही है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट का ये एक मिक्सचर है। इसमें कुछ डिसीजंस कौन लेगा, प्राइवेट प्लेयर्स लेंगे, कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। इसमें कोई एक्सट्रीम चीज नहीं होती कि मतलब सारे डिसीजन सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स लेंगे या फिर सारे डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट लेगी। तो ऐसा मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलके कुछ चीजों पे जो बिजनेसेस हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, कुछ चीजों में मार्केट अपने आप काम कर रही है, और कुछ चीजों में जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले रही है। So here, both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing productions and generating jobs. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि दोनों ही स्टेट और प्राइवेट सेक्टर, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, आपके जो स्टेट्स वैसे वाले राज्य वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है जो गवर्नमेंट होती है। तो बहुत जगह ना आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, बट अगर आप पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ो ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये जो स्टेट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। जैसे आप आगे यहाँ पे स्टेट पढ़ोगे तो यहाँ पे वो जो हमारे हरियाणा, पंजाब, अब ये सब स्टेट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो आपको पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि ये किस पर्सपेक्टिव में यूज किया है। तो यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है ये किसके लिए यूज किया है, गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों ही मिलके डिसीजंस लेते हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स प्ले करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साथ चल रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे को साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर चलते हैं और वो हमारे देश के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे देश में, उनको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और जॉब्स जनरेट करते हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्शन होगी तो अपने आप जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि देखो प्रोडक्शन वगैरह कौन करता है, बिजनेसेस करते हैं। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो मतलब बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, तो अपने आप ही जॉब्स जनरेट होंगी। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो आप इन चीजों को कनेक्ट करना ना बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इस तरीके से आप चीजों को ना कनेक्ट कर पाओगे। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा जो है वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा जॉब क्रिएट होगी, और ज्यादा जॉब क्रिएट होगी तो वो लोग के हाथ में पैसा आएगा, वो लोग के हाथ में पैसा आएगा तो वो और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो देखा कैसे साइकिल बन गई। ठीक है, इस तरीके से एक देश जो है वो डेवलप करता है। इसीलिए एक देश का जो बेस रहता है ना, वो उसकी इंडस्ट्रीज वगैरह रहती हैं। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज, जितना ज्यादा बिजनेस देश में चलेगा, उतना ज्यादा जो है वो देश फ्लरिश करेगा। बट हाँ, एक बैलेंस जरूर होना चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, और वही बैलेंस जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू। So what specifically these roles were to be? Which industries should be initiated by the state and which by the market? How to achieve a balance between the different regions and states was to be defined by Planning Commission. अब ये तो डिसाइड हो गया था कि हमारे देश में एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है वो होने वाला है, बट बहुत सारी चीजों का जवाब देना भी बाकी था। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि किस तरीके की इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो गवर्नमेंट है वो चलाएगी, किस तरीके की इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। ठीक है, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में, प्राइवेट और स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से एक बैलेंस लाया जाएगा। साथ ही साथ जो अलग अलग रीजन्स हैं, अब बात की जा रही है हमारे देश के जो अलग अलग राज्य हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए। ऐसा ना हो कि भाई एक स्टेट, एक राज्य जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा फ्लरिश हो जाए, उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, वहीं दूसरा राज्य कहीं पीछे रह जाए। तो इस तरीके से इनके बीच में कैसे बैलेंस लाया जाए कि पूरा देश एक साथ बढ़े। ठीक है,
इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे उनको जवाब देने के लिए अभी प्लानिंग कमीशन को और ज़्यादा काम करना था कि प्लानिंग कमीशन को भी डिफाइन करना था कि ये सब काम कैसे होंगे, किस तरीके से ये बैलेंस बनाया जाएगा। इन 1956 सेकंड 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड। तो 1956 में क्या हुआ? दूसरा 5 ईयर प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। सो 1951 में जो है वो पहला 5 ईयर प्लान आया था और 1956 में दूसरा 5 ईयर प्लान आया। तो 5 ईयर प्लान्स में क्या होता है, एक तरीके से आने वाले 5 साल के लिए पूरा प्लान किया जाता है, जैसा कि नाम है 5 ईयर प्लान। वी आर प्लानिंग फॉर द कमिंग 5 ईयर्स कि हम उन 5 सालों में क्या क्या करने वाले हैं, कैसे अपने देश को डेवलप करेंगे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था कि दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसका मेन फोकस किस पे था कि हम अपने देश में आने वाले 5 सालों में हम अपने देश में हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील हो गई, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज आए। मतलब हैवी इंडस्ट्रीज मतलब कि ये वो इंडस्ट्रीज रहती हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बैकबोन का काम करती हैं। जब स्टील वगैरह जैसी इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तभी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरियां बन पाएंगी। जैसे आप देखते हो कोई फैक्ट्री वगैरह में मशीनें किससे बनती हैं? लोहे की होती है, स्टील की होती हैं, इन सब की होती हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम अपने देश में इंडस्ट्रियलिज्म जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उन्हें सेटअप करना होगा ताकि हमारे देश की जो बैकबोन है वो स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का एम क्या था? ये आपके ना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या फोकस था, क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये था पहला कि जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनको अच्छे से सेटअप करना, उनका डेवलपमेंट करना। दूसरा बड़े-बड़े डैम्स को बिल्ड करना कि देखो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, ठीक है? लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, ज़मीन हो गई, इन सभी चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हम कोई भी बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। तो डैम्स हमें बनाने थे किस लिए? ताकि पानी की ज़रूरत को हम पूरा कर सकें, पानी को रेगुलेट कर सकें, क्योंकि डैम्स में क्या किया जाता है? रिजर्वॉयर्स वगैरह बनाए जाते हैं जिससे कि हम सिटीज़ में पानी वगैरह अच्छे से दे पाते हैं। दूसरा डैम्स का बहुत बड़ा फ़ायदा है इलेक्ट्रिसिटी का, कि अगर बिजली ही नहीं बनेगी हमारे देश में, बिजली अच्छे से नहीं आएगी तो फिर बिज़नेसेस काम कैसे करेंगे? फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो इसलिए बिजली का होना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए क्या किया कि ये बोला गया कि अब हम अपने देश में बहुत सारे डैम्स बनाएँगे, इसकी वजह से हम पानी को भी मतलब अच्छे से रेगुलेट कर पाएँगे और बिजली भी बना पाएँगे और इससे हमारे देश में जो बिज़नेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सेटअप होने में मदद होगी। तो इसका मेन फ़ोकस क्या था कि ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है, ठीक है? और जो डैम्स वगैरह हैं, वो बनाने हैं। These sectors would be under the control of the state। अब हम जो बात कर रहे हैं हैवी इंडस्ट्रीज की और डैम्स की, ये जो दो सेक्टर हैं ये कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट करेगा। मतलब अब स्टेट के मतलब कि गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी थी हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना और डैम्स को बनवाना। This focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades। अब ये जो फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और इन सभी एरियाज को जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी। इस तरीके से जो सिस्टम है वो आने वाले कुछ दशकों के लिए चलने वाला था। ठीक है, मतलब कि हैवी इंडस्ट्रीज को आने वाले कुछ डेकेड्स के लिए हैवी इंडस्ट्रीज को जो गवर्नमेंट है वो डेवलप करेगी, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देगी और इकोनॉमिक पॉलिसी को गाइड करेगी कि किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा देश चलाएगा, उसको भी गवर्नमेंट ध्यान में रखने वाली थी कुछ आने वाले कुछ डेकेड्स के लिए। दिस अप्रोच हैड मेनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स। अब बहुत सारे लोग इस अप्रोच को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है गवर्नमेंट जो है वो ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड। कौन डिसाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है, हाँ, ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। और मतलब कि ये जो पूरी पॉलिसी थी हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की, डैम्स वगैरह बनाने की, इन सभी पॉलिसीज को कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे थे बट कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, राइट? तो सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो 5 ईयर प्लान है ना, इसमें तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस दे दिया इंडस्ट्रीज और डैम्स वगैरह पे। इसमें तुमने एग्रीकल्चर पे तो कोई फोकस दिया ही नहीं इतना, मतलब जितना फोकस
एग्रीकल्चर पे होना चाहिए था, उतना फोकस सेकेंड 5 ईयर प्लान में नहीं दिया गया है एग्रीकल्चर पे। कुछ लोगों ने ऐसा बोला। अदर्स आर्ग्यू दैट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन। फिर दूसरे कुछ लोगों ने बोला कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं दिया है। Still others believe that it had not taken account of environmental implications of economic policy। और बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इसमें तुमने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा। तो मतलब बहुत सारे लोग इन जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इसकी तारीफ कर रहे थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे, बट बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, ये कह के कि इसमें एग्रीकल्चर पे इनफ फोकस नहीं है, इसमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में तुमने बात नहीं किया, और साथ ही साथ तुमने ये तो कह दिया कि हम हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, हम डैम्स वगैरह बनाएंगे, बट इसका एनवायरनमेंट पे, हमारे प्रकृति पे क्या अफेक्ट होगा उसकी तो तुमने बात ही नहीं की। As Mahatma Gandhi's follower Meera Bahan wrote in 1949, by science and machinery, the mankind may get huge returns for a time, but ultimately will come desolation। तो गांधी जी की फॉलोअर थी मीरा बहन, उन्होंने क्या लिखा 1949 में कि साइंस और मशीनरी की वजह से इंसानों को कुछ टाइम के लिए तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मतलब कि तुम शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, तुम बड़ी बड़ी मशीनरीज ला रहे हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब साइंस वगैरह का पूरा इस्तेमाल करके तुम्हें थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न वगैरह मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेजोलेशन, डेजोलेशन का मतलब क्या होता है, निराशा ही हाथ लगने वाली है। कि क्या होगा कि जैसे आप आज भी देख रहे होंगे कि हमने इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर दी, हमने बढ़ावा तो बहुत दे दिया साइंस को, टेक्नोलॉजी को, बट हो क्या रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हमने शॉर्ट टर्म में तो सोच लिया कि हमें बड़े बड़े रिटर्न्स मिल जाएंगे, ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे, बट हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, और इसके जो नतीजे हैं वो हमें ही भुगतने पड़ रहे हैं। एनवायरनमेंट में ही तो हम रहते हैं, हम हमारे सराउंडिंग्स में ही तो रह रहे हैं। अगर हमारी एयर पॉल्यूटेड होगी, वही पॉल्यूटेड एयर हम लेंगे, हम पॉल्यूटेड एयर लेंगे तो हम बीमार होंगे और हम निराश ही होंगे, आखिरकार हमें ही दिक्कत होने वाली है। तो वही उन्होंने कहा कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो तुम सोच रहे हो कि इट्स वेरी गुड, यू आर ब्रिंगिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री एंड यू आर encouraging industrialization, but ultimately what will happen that we will have to bear the consequences of this। हमें खुद जो है इसके जो रिजल्ट हैं, इसका फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस। वो कहती हैं कि हमें प्रकृति के इस बैलेंस को समझना होगा, और हमारी जो लाइफ है उसको इस प्रकृति के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। हम जिस तरीके से जी रहे हैं ना, हमें आज क्या हो रहा है ना, हम नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट होना क्या चाहिए कि नेचर के अकॉर्डिंग हम चेंज हो, है ना। देखो जैसे आज क्या हो रहा है कि जैसे गर्मी वगैरह हो रही है तो हम बाहर बहुत चिलचिलाती धूप पड़ रही है, बट अंदर हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेंजिंग आवर नेचर। मतलब जो हमारा, हम उसके साथ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि नॉर्मली तो धूप पड़ रही है बट हम घर के अंदर क्या कर रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। और आपको पता है जैसे ही आप बहुत ज्यादा एसी में रहोगे और फिर धूप में, थोड़ी सी धूप में बाहर जाओगे ना, तो आपको अचानक से सर दर्द वगैरह होने लगेगा। बहुत सारे हेल्थ इंप्लीकेशंस भी होते हैं इसके। तो हम इस तरीके से अपने नेचर से बहुत ज़्यादा छेड़छानी कर रहे हैं, बट होना क्या चाहिए कि हमें अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। कि अच्छा गर्मी हो रही है तो फिर हम अपने आप को उस तरीके से बदलेंगे, है ना। कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस हिसाब से हम उस हिसाब के घर वगैरह बनाएं, उस हिसाब से अपनी लाइफ को जिए। हमें नेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। और आज आप देख रहे हो कि हम लोग बस और नेचर में ही चेंज करे जा रहे हैं। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, इतना ज़्यादा जो है जो सीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सर्दियों में हद से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, गर्मियों में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कुछ एरियाज़ जहाँ पे पहले बारिश होती थी अब वहाँ नहीं हो रही, जहाँ पे सूखा पड़ता था अब वहाँ बारिश हो रही है। मतलब सब कुछ उल्टा-पुल्टा होए जा रहा है। आप देखोगे कि जो हमारे ओशंस वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिघल रहे हैं। तो वही इसमें बोला जा रहा है कि हम डेवलपमेंट की ओर तो जा रहे हैं, बट क्या हमने एनवायरनमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके बारे में सोचा। तो वो बोलती हैं कि हमें नेचर के साथ एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि डेवलपमेंट भी हो बट नेचर भी इम्पैक्ट ना हो, कुछ ऐसा करना चाहिए। और अगर हमें एक फिजिकली हेल्दी एंड मोरली डिसेंट स्पीशीज की तरह रहना है तो हमें नेचर के साथ एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ नेहरू ऑन द 5 ईयर प्लान। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका 5 ईयर प्लान्स को लेकर क्या कहना था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इस पूरे प्लानिंग प्रोसेस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वो इसको अच्छा मान रहे थे।
He explained the ideals and the purpose of plannings in a series of letters he wrote to the chief ministers of different states. अब प्लानिंग कमीशन जो सब प्लान बना रही थी उसका सपोर्ट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और वो ये मान रहे थे कि ये एक अच्छी चीज है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे उनको बहुत सारे लेटर्स वगैरह लिखे, ताकि वो ये लोगों को समझा पाए, मिनिस्टर्स को ये समझा पाए कि जो प्लानिंग हो रही है, जो प्लानिंग कमीशन जिस तरीके से प्लान वगैरह बना रही है डेवलपमेंट के लिए, उनका क्या मेन पर्पस है, क्या उनके आइडियल्स हैं, उनको समझाने के लिए, उनको लोगों को बताने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे। इन अ लेटर ऑफ 22 दिसंबर 1952 ही सेड, तो 22 दिसंबर 1952 को उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने क्या कहा, Behind the first 5-year plan lies the conception of India's unity and of a mighty cooperative effort of all the peoples of India. तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 का, उसके बारे में कहते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिया की यूनिटी को दर्शाता है, वो इंडिया की यूनिटी पे और ज्यादा काम करने पे फोकस करता है, और हम सभी लोग मिलके जो है एफर्ट करें, कोऑपरेटिव एफर्ट्स करें, वो चीज पे फोकस करता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मतलब कि हम सबको मिलके काम करना होगा, हम सबको यूनाइटेड होके काम करना होगा, ये फोकस है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। We have to remember always that it is not merely the governmental machinery that counts in all this, but even more so the enthusiasm and the cooperation of the people. तो वो कहते हैं कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है, जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, सिर्फ और सिर्फ वही मायने नहीं रखते, बट लोगों का जो कॉपरेशन है, लोगों का जो जनता है, आम जनता है, वो किस तरीके से एंथुजियास्टिक है, वो किस तरीके से इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में साथ दे रही है, वो भी मैटर करता है। मतलब गवर्नमेंट के एफर्ट्स प्लस लोगों के एफर्ट्स दोनों ही साथ में चलने चाहिए, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गवर्नमेंट काम करे तो काम नहीं चल सकता, सिर्फ लोग एफर्ट्स दिखाएं तो भी काम नहीं चल सकता, गवर्नमेंट को साथ में सपोर्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स और लोगों का जो कोऑपरेशन है, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीपल मस्ट हैव द सेंसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन अ माइटी एंटरप्राइज। हमारे लोगों को एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज का पार्टनर होने जैसी फीलिंग आनी चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े एंटरप्राइज का, एक बहुत बड़े बिजनेस का, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, ऑफ बीइंग फेलो ट्रैवलर्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट गोल दैट दे एंड वी हैव सेट बिफोर अस। और लोगों को ये लगना चाहिए कि हम एक फेलो ट्रैवलर्स हैं, मतलब कि हम जैसे राहगीर हैं, साथ में चलने वाले जो हैं, हम ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, जो कि अपने द्वारा सेट किए हुए गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि हम सब ने एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन कुछ गोल्स सेट किए हैं, और हम सब मिलके उन गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग हमारे देश के लोगों को आनी चाहिए। The plan may be and has to be based on the calculations of economists, statisticians and the like, but figures and statistics very important as they are do not give life to the scheme. तो वो कहते हैं कि जो हम प्लान्स वगैरह बना रहे हैं कि इस तरीके की इकोनॉमी होनी चाहिए, हमें आने वाले इतने सालों में ये चीजें अचीव करनी है, तो इस तरीके के प्लान्स जो हैं वो इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, ये सब जो लोग हैं वो जिस तरीके से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उनसे हम हेल्प लेके ये गोल सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, बट जो भी फिगर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो इम्पॉर्टेंट तो है कि मतलब आज आप बैठे बैठे ये कह दो कि मुझे जो मेरी 8th क्लास है उसमें अबव 90% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, मैं ला सकता हूँ, बट क्या वो अपने आप ही मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, उसके लिए हमें काम करना होगा। तो वही बोल रहे हैं इसमें कि जो फिगर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि हाँ हम इतने परसेंट जीडीपी ला देंगे, हमारी जीडीपी इतनी होगी अगले 5 सालों में, इस तरीके की बातें तो अच्छी हैं, ठीक है, बट ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, वो स्कीम को लाइफ नहीं दे सकते। मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसको वो जिंदा नहीं कर सकते, उसमें लाइफ नहीं डाल सकते। लाइफ तभी आएगी जब हम उसमें काम करेंगे, जब हम स्टेप्स लेंगे। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होता, हमें उस पर काम करना पड़ता है, राइट? So that breath of life comes in other ways, and it is for us now to make the plan, which is enshrined in cold print, something living, vital, and dynamic, which captures the imagination of the people. तो वो कहते हैं कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो प्लान्स को तब मिलती है जब हम दूसरे तरीकों से काम करते हैं, मतलब जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब वो कहते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन ठंडे अक्षरों में लिखे हुए प्लान्स को, कि ये जो प्लान है जो कि ठंडे अक्षरों में लिखा पड़ा है, मतलब कि अभी उसमें कोई जान नहीं है, अभी कोई उसमें लाइफ नहीं है, क्योंकि अभी उसमें हमने काम करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो इन ठंडे
अक्षरों वाले प्लान को हमें लाइफ देनी होगी, हमें इसे लिविंग बनाना होगा, वाइटल एंड डायनामिक बनाना होगा और एक ऐसा पूरा सिस्टम लाना होगा, एक ऐसी जान इस प्लान को हमें देनी होगी जो कि लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करे, ताकि लोगों को अच्छा लगे ये सोचकर कि हाँ, हमारा देश ऐसा होगा। तो इस तरीके से हमें प्लान्स को लाना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि लोग अपने आप को एक बेटर पोजीशन में इमेजिन कर सके, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये चीज पॉसिबल है और अगर हम मिलके काम करें तो हम जरूर अपने देश को डेवलप कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो मेन एम था 5 ईयर प्लान का, वो हमारे देश को डेवलपमेंट की ओर जो है वो बढ़ाने की कोशिश थी कि हम 5-5 साल के प्लान्स बनाएंगे, जिसमें कि हम एम रखेंगे कि इन 5 सालों में हमारा देश क्या क्या करने वाला है, राइट। तो इसमें जो है इस सेक्शन में आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में ज्यादा बताया हुआ है। अगर मैं आपको बात करूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो उसके क्या क्या मेन एम थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारा जो देश है उसका विभाजन हुआ था, हमारा देश जो है वो जस्ट आजाद हुआ था, एक पार्टीशन उसने झेला था, पाकिस्तान वहां से अलग हुआ था। तो बहुत सारे रेफ्यूजी वगैरह जो है हमारे देश में आए थे, तो उन रेफ्यूजीज को सेटल करना, मतलब वो जो पार्टीशन का गम था उससे उभरना एक मेन एम था। हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग थे, तो और खाने पीने की कमी भी थी, तो सेल्फ सफिशिएंसी लाना फूड में, कि हम अपने देश में पर्याप्त मात्रा में खाना उगा सकें ताकि हम अपने देश के लोगों को खिला सकें। ऐसा ना हो कि हमें किसी बाहर देश से खाना मंगाना पड़े। इस तरीके से सेल्फ फूड सफिशिएंसी होनी चाहिए और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि अपने देश का जो फार्मिंग सिस्टम है उसको हम और ज़्यादा डेवलपमेंट करें। तो मतलब कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे इतना इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं था, बट एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस था और जो हम पार्टीशन से गुजर कर आए थे उसके घावों को भरना ज़्यादा एम था, राइट। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि फर्स्ट 5 ईयर का प्लान क्या था, एम क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम। और दूसरा बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान का, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना और डैम्स वगैरह को बनाना, ये इसका मेन एम था।